Hi, good morning everyone. Today we are discuss about hypothyroidism. ये क्या है? एक थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है. ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है? मैक्स एडिमा. अब देखो डेफिनेशन. इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन विच डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन. ये क्या है? एक थायराइड ग्लैंड जिसमें डेफिशिएंसी किसकी होती है? थायराइड हार्मोन की बीमारी होती है, कमी से. इन विच स्लो बॉडी मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज हीट मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज ऑटो कंजप्शन बाय द टिश्यू. अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो स्लो होगा, हीट मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा ऑक्सीजन कंजप्शन टू द टिश्यू. ठीक है. अब देखो थायराइड हार्मोन क्या करता है? हीट रेगुलेशन का काम करता है. अगर हीट मेटाबॉलिज्म हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है थायराइड हार्मोन. अगर इसकी डेफिनेशन हीट मेटाबॉलिज्म कम होगा, हीट प्रोड्यूस कम होगी और डिक्रीज होगा ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द टिश्यू. ठीक है. नेक्स्ट देखो इंसिडेंस कि इसकी प्रिवलेंस रेट कितनी है. ठीक है, कि इसकी प्रिवलेंस रेट कितनी, किस एज में ज़्यादा होता है, इसकी घटने की दर क्या है, उसको बोलते हैं अपन इंसिडेंस. एज 30 से 60 ईयर की एज में ज़्यादा होता है. वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मेन 4% ग्रेटर. मतलब जो आदमियों की तुलना में जो लेडीज है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है 4%. इफ हाइपोथायराइडिज्म अक्कर इन इन्फेंट रिजल्ट इन कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म केरेटेनिज्म. मतलब अगर हाइपोथायराइडिज्म इन्फेंट के अंदर होता है, कोई न्यूबॉर्न के अंदर होता है. ठीक है. अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब जन्मजात माँ से मिला है या जन्मजात होता है. ठीक है. इसको अपन क्या नाम से? क्रिटेनिज्म. ठीक है, क्रिटेनिज्म बोलते हैं. इट अकर इन एडल्ट इज कॉल्ड मैक्स. अगर एडल्ट में हो तो मैक्सिडिमा, इन्फेंट के अंदर हो तो क्रिटेनिज्म बोलते हैं. ठीक है. अब देखो इटियोलॉजी. देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. मतलब 3 टाइप के हाइपोथायराइडिज्म होते हैं. प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म फर्स्ट अपन पढ़ेंगे. प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन. अगर कंजेनाइटली जन्मजात से उसमें थायराइड हार्मोन का कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. नेक्स्ट है डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटी इन हाइपोथायराइड ग्लैंड. डेवलपमेंट अबनॉर्मली थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है वो अबनॉर्मली होता है, सही तरीके से नहीं होता, कम होता है, सिक्रेशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट है जेनेटिक डिफेक्ट इन थायराइड. अगर जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है थायराइड हार्मोन में, कि जन्मजात अगर पहले से पीढ़ी के अंदर कोई थायराइड हार्मोन का डिफेक्ट हो तो उनमें थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर होना जरूरी है. फिर एग्जांपल डिफेक्ट इन आयोडीन. अब आयोडीन पैरामीटर है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उनमें थायराइड गोइटर वगैरह होना थायराइड को कॉज करता है. नेक्स्ट है टोटल एक्सपोजर टू एंटी थायराइड ड्रग. या टोटल एक्सपोज होना एंटी थायराइड ड्रग ले रहा है कोई, उसकी वजह से. क्योंकि एंटी थायराइड ड्रग लेगा तो ज़्यादा लेवल है वो डाउन आएगा. डाउन आने से अगर ओवरडोज हो रहा है, रेगुलर लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म. आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से. फिर है इन्फ्लामेशन इन थायराइड ग्लैंड. अगर इन्फ्लामेशन है थायराइड ग्लैंड के अंदर तो उसकी वजह से भी हो सकता है. फिर है थायराइडेक्टोमी. अपन ने थायराइडेक्टोमी करवाई है, मतलब थायराइड ग्लैंड का रिमूव किया तो सिक्रेशन मेंटेन है हार्मोन, तो उसका लेवल क्या होगा? डाउन होगा. फिर है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक हाशिमोटो डिजीज. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? हाशिमोटो एक डिजीज और कंडीशन होती है जो क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन होता है इस डिजीज का. हाइपोथायराइड इसमें क्या होता है? जो हाइपोथायराइडिज्म का जो थायराइड ग्लैंड का जो लेवल है, सिक्रेशन अमाउंट में सिक्रेशन होता है वो डाउन होने लगता है. फिर है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म. अब सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या, इसको क्या बोलते हैं? इट डेवलप मेनली देयर इज इनसफिशिएंट स्टिमुलेशन ऑफ नॉर्मल थायराइड ग्लैंड. सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कब डेवलप होता है, मतलब कब अक्कर होता है पेशेंट के अंदर? जब आप मेनली क्या देखते हो? इनसफिशिएंट स्टिमुलेशन ऑफ नॉर्मल थायराइड. अब थायराइड ग्लैंड का जो इनसफिशिएंट स्टिमुलेशन होता है जहाँ से एक्टिव होती है वो इनसफिशिएंट हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में एक्टिव नहीं हो रही, एक्टिवेट सेंसिटिव नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म. पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक लीजन. अब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में कोई लीजन अकर हो गए हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन अराइज होगी. थायराइड का कैंसर है, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द थायराइड. यदि थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट है टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म. प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा. प्राइमरी मतलब कि अगर उससे डिफेक्ट है जन्मजात को, कंजेनाइटल जेनेटिक फैक्टर, वो प्राइमरी. और सेकेंडरी क्या होता है? अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है वो कॉज कर रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी. अब टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? इफ द हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंड सच subsequently does not stimulate the pituitary to release TRH.
मतलब टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म कब होगा? अगर हाइपोथैलेमस फेल हो जाता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करने में और सस्टेनेबल सीक्रेशन को प्रॉपर अमाउंट स्टिमुलेट नहीं कर पाता पिट्यूटरी को, कि आप पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं कर पाता थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की, आप सीक्रेट करो टीआरएच, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग, तो इसकी वजह से क्या होगा? टर्सरी। अगर सीक्रेशन जो पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रही और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो नहीं सीक्रेट हो पा रहा, उसकी वजह से होता है टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी एटियोलॉजिकल जैसे जेनेटिक मान लो, अलग अलग फैक्टर है, द इनलार्ज थायराइड ग्लैंड सी व्हेन द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम थायरोडाइटिस, थायराइड ग्लैंड इन्फेक्शन, स्वेलिंग आ जाएगी और इनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड है जो उसकी साइज है वो बढ़ जाएगी, डिफेक्टिव हार्मोन है, बायोसिंथेसिस होगा, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कॉज करेंगे, जो क्या करेंगे? थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, ये क्या करते हैं? फैक्टर है वो इनलार्जमेंट होने क्या करेगा? रिड्यूस करेगा थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होने को, कम करेगा, कम प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज इंक्रीज्ड ऑफ लैक ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब जो थायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट होगा इंक्रीज बाय लैक ऑफ नेगेटिव फीडबैक, प्रेशर लगेगा उससे थायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट होगा, जिससे क्या होगा? इंक्रीज थायराइड मास देन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज स्टिमुलेशन। तो थायराइड मास है वो इंक्रीज होगा स्टिमुलेशन की बजाय, अगर नेगेटिव प्रेशर लगेगा तो उससे क्या होगा? उसकी साइज बढ़ेगी, ना कि उसका स्टिमुलेशन होगा। नेक्स्ट है, जिससे क्या होगा? लेक ऑफ थायराइड हार्मोन जनरल बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर लेक होगा थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट अफेक्ट होगी। नेक्स्ट होगा स्लो द डेवलपमेंट फंक्शन इन एरिया सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो स्लो होगा डेवलपमेंट सिस्टम होता है बॉडी का, थायराइड को ग्रोथ डेवलपमेंट में भी थायराइड ग्लैंड है वो हेल्पफुल होती है, जिससे क्या होगा? डेवलपमेंट फंक्शन स्लो होगा और एरिया सिस्टम की ऑटो कंजप्शन नहीं हो पाएगा, डिक्रीज होगा, जिससे एरिया सिस्टम भी अफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा? एरिया सिस्टम अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम। अब देखो कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस के क्या, अगर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रही है, थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी है, तो सीवीएस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कार्डियोवैस्कुलर डिक्रीज पल्स एंड ब्रेडिकार्डिया, तो पल्स है वो डिक्रीज हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ऑटो डिमांड है वो जितनी प्रॉपर डिमांड उतने ऑटो नहीं मिल रही है, क्योंकि कंजप्शन नहीं होता ऑक्सीजन का टिश्यू के द्वारा, जिससे क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया और डिक्रीज मायोकार्डियल ऑटो कंजप्शन। अब ऑक्सीजन जितनी मायोकार्डियम लेयर को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल रही थी, वो कम हो रही है, उसकी वजह से फिर एनीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया अक्कर होगा। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एयर सिस्टम अफेक्ट होता है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, मसल के अंदर वीकनेस आएगी, लंग्स की जो मसल्स होती है। फिर आगे हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कमी होगी। फिर आता है रीनल सिस्टम में क्या होता है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, फ्लूइड रिटेंशन होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा। जीआईटी के अंदर क्या एनोक्सिया, भूख कम लगेगी, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से ऑक्सीजन की नीड होती है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या आती है? वीकनेस होती है, फटीग होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, पेन वगैरह होते हैं, और चरचरा होता है, मसल के जॉइंट पेन होता है, स्लो मूवमेंट, प्रॉपर मूवमेंट नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है स्किन, ड्राई स्किन हो जाती है, थिक जो नेल्स आपके वो मोटे हो जाते हैं, स्किन है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट होने नहीं हो पाता, और जिससे क्या होता है? साइज इनका होती है। फिर है जनरलाइज्ड एडिमा, एडिमा स्वेलिंग होती है, येलो स्किन होती है, स्किन येलो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है स्वेटिंग। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है, क्योंकि वो मास में इंक्रीज होता है, ना कि स्टिमुलेट होता है, नेगेटिव फीडबैक जो नेगेटिव प्रेशर लगता है उसकी वजह से। फिर है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम क्या होगा? डिप्रेशन होगा, इम्पेयर्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेमोरी की वो शॉर्ट टर्म होगी इंसान की, एंजाइटी होगी, स्लो स्पीच होगी, स्पीच है वो क्या? स्लो होगी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्स साइकिल, जो वो क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा, एक 28 दिन की अवधि के अंदर नहीं आएगा, 35 दिन जाएगा, 40 दिन जाएगा, प्रोलॉन्ग होगा, डिसमेनोरिया, अमनोरिया कंडीशन अराइज होगी। इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन डिक्रीज होगा, लिबिडो जो सेक्सुअल
अराइज है, जो इच्छा है वो कम हो, उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। पेशेंट हिस्ट्री देखेंगे कि इसको कोई जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले की कोई डिजीज तो नहीं है, मतलब अगर पहले से कोई डिजीज है थायराइड से रिलेटेड तो सेकेंडरी, अगर थायराइड स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा, थायराइड स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा तो थर्ड। अब देखो बायोप्सी करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट देखेंगे, टीएफटी करवाएंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे इंक्रीज मिलेगा अगर देखते हैं तो, सिटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, क्योंकि बोन वीकनेस है, पेन है तो एक्सरे करवाएंगे। अब देखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ अपन देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ग्रेजुअल थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं अपन, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, मोस्टली मोस्ट कॉमन यूज वही करते हैं। लिवोथायरोक्सिन T4 एंड लिवोथायरोडियम T3, थायराइड ग्लैंड वो दो T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रेट करती है। रिप्लेसमेंट ऑफ T3 सेल्स, थायराइड डीएम की सेल्स है उसका रिप्लेसमेंट करना। पेशेंट विद मैक्सिडिमा कोमा एंड पेशेंट अंडरगोज इमरजेंसी सर्जरी, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डी। अगर कोई पेशेंट में मैक्सिडिमा कोज कर रही है कि ज़्यादा हो, हाइपोथायराइडिज्म कोज कर सीवियरिटी है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, इमरजेंसी सर्जरी में T3 एंड T4 हार्मोन इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग असेसमेंट। इसमें फर्स्ट अपन असेसमेंट क्या करते हैं, असेस द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन देखें क्या है, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस कैसा है, मॉनिटर द रिकॉर्ड द वाइटल साइन है, बीपी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, वो सारे असेस करेंगे। मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, डिफेक्टिव पैटर्न एंड एबीजी वाल वैल्यू, मॉनिटर करो रेस्पिरेटरी रेट कितनी आ रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और ये नॉर्मल होते हैं 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, तो आपको असेस करना है कितनी आ रही है। डिफेक्टिव पैटर्न, कोई डिफेक्टिव पैटर्न तो नहीं है, स्लो है, कुस्मार ब्रीथिंग है, चेन स्ट्रोक स्मूथिंग ब्रीथिंग है। और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस देखेंगे एलन टेस्ट करके। फिर असेस एनी अबनॉर्मलिटी इन द फंक्शन ऑफ बॉडी, कोई बॉडी का कोई फंक्शन है उसकी अबनॉर्मल फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कोई फंक्शन अल्टर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्लो स्पीच होती है, वीकनेस होती है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती। फिर आप देखते हैं अपन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या बनते हैं भाई, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिप्रेस, वेंटिलेशन डिप्रेस होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। इम्बेलेंस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्यों इम्बेलेंस होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज है, थायराइड ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म में हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, क्योंकि अब डिक्रीज हो चुका तो थायराइड हीट स्टिमुलेट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इम्बेलेंस होगा। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन डिपेंड ऑन डिप्रेस जीआईटी में, अब जीआईटी के फंक्शन डिप्रेस हो सके तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग होगा, क्योंकि पेन और वीकनेस की वो एक्टिविटी टॉलरेट करेगा। नॉलेज डेफिशिएंसी, अबाउट नॉलेज डेफिशिएंसी होगी, ट्रीटमेंट डिजीज की क्या मोर्टेलिटी होगी, ट्रीटमेंट डिजीज की उसके बियॉन्ड नॉलेज नहीं रहेगा तो डेफिशिएंसी अराइज होगी। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कहते हैं, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना चाहिए। इंप्रूविंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट, इंप्रूव करो रेस्पिरेटरी स्टेटस को पेशेंट की, अगर उसका ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन देके पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको इम्प्रूव करो, उसमें बदलाव चेंज करो, ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा मिल सके और ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो सके। इंश्योर द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, अब आपको क्या करना है रेस्पिरेटरी के लिए, अगर ज़्यादा सीवियरिटी तो ऑक्सीजन दो, अगर कम है तो इंश्योर कर पेशेंट डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग सांस लेने, लंबी लंबी सांसें लेने के लिए और डीप कफिंग करने और कफिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोले। मेंटेन एरिया थ्रू द सक्शन, अब मेंटेन करो, अगर सक्शन उसके अंदर कोई सिक्रेशन वगैरह है, नेस्ट्रेस है, तो वो सक्शन करके रिमूव कर दो। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर ऑक्सीजन की नीड है सीवियरिटी के लिए तो ऑक्सीजन आप दे सकते हो। एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन विद प्रिकॉशन, आपको मेडिकेशन दे रहे तो प्रिकॉशन के साथ दो ताकि उससे अदर कोई साइड इफेक्ट ना हो। मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उसको नॉर्मल मेंटेन करो, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्योंकि अल्टर्ड हो रखा है, डाउन आकर उसको मेंटेन करो। फिर है प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट टू एक्सट्रीम इंटॉलरेंस टू कोल्ड। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम होता है कोल्ड इंटॉलरेंस, और हाइपरथायराइडिज्म होता है हीट इंटॉलरेंस। अब पेशेंट का क्या है, बीपी कम है, सॉरी बीपी ज़्यादा है
और जो बॉडी टेम्परेचर वो एकदम डाउन आ गया, हाइपोथर्मिया कंडीशन हो गई, तो पेशेंट को क्या ब्लैंकेट और क्लॉथिंग एक्स्ट्रा पहने ताकि ठंड को सहन कर सके। अवॉइड हीटिंग लैम्प एंड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट टू पेशेंट कुड बिकॉज ऑफ रिले डिस्प्लेज। अवॉइड करें हीटिंग लैम्प, ये नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको हीटिंग लैम्प लगा दी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ओढ़ा दी पेशेंट को, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, बर्न को कॉज कर सकता है। फिर है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, ज़्यादा ठंड के एक्सपोज होने से प्रिवेंट करना चाहिए पेशेंट को, ये नहीं कि ज़्यादा ठंड के अंदर एक्सपोज, क्योंकि ब्लूइश डिस्कलेशन हो सकता है। प्रोमोटिव बाउल फंक्शन, जो बाउल फंक्शन अल्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पेरिस्टाल मूवमेंट को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इंक्रेज पेशेंट टू फ्लूइड इनटेक, पेशेंट को इंक्रेज करेंगे आप, इंक्रीज करो फ्लूइड इनटेक को ताकि वो प्रॉपर मात्रा में इनटेक कर सके, जिससे यूरिन रिटेंशन की कंडीशन ना हो, बाउल मेंटेन प्रॉपर हो। प्रोवाइड फूड हाई इन फाइबर, ऐसे फूड डाइट जो फाइबर्स डाइट हो, ठीक है। मेंटेन बाउल, मॉनिटर बाउल फंक्शन को आप मॉनिटर करेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो या नहीं रहे, यूरिन रिटेंशन है या नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया कंडीशन को असेस करना चाहिए। फिर इंक्रीज मोटिलिटी विद इन एक्सरसाइज टॉलरेंस, इंक्रीज करो मोबिलिटी, पेशेंट को इंक्रेज करो कि आप चलो फिरो, थोड़ा एक्टिविटी करो, जिससे क्या होगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस होगी, सहन होगी। एडवाइज द पेशेंट टू यूज एनिमा, अगर पेशेंट को लंगर से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो एडवाइस करना चाहिए पेशेंट को कि आप एनिमा का यूज करें। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, पेशेंट को बोलेंगे आप हमारे साथ पार्टिसिपेशन करो, तालमेल से, ताकि आपको बेटर हेल्थ हो। अगर पेशेंट को एक्टिविटी करना चाहिए जो उसे हो नहीं पा रही तो आप उसमें उसका सपोर्ट करें। नेक्स्ट है सपोर्ट द पेशेंट बाय असिस्टिंग केयर, अगर पेशेंट को केयर और हाइजीन मेंटेन करने में सपोर्ट की जरूरत है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। स्पेस एक्टिविटीज टू प्रमोट रेस्ट, स्पेस एक्टिविटीज टू प्रमोट रेस्ट, स्पेस देना चाहिए, बीच में गैप देना चाहिए एक्टिविटी, ताकि पेशेंट को रेस्ट मिले। एंड एक्सरसाइज एज टॉलरेट, ऐसे एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि वो सहन कर पाए उन एक्सरसाइज। ये नहीं है कि आपसे हैवी एक्सरसाइज करवाए जिससे उसकी वजह में प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन एट ए रेगुलर इंटरवल, उसके वाइटल साइन है जो वाइटल बॉडी के फंक्शन है उनको देखना चाहिए, बीपी पल्स टेम्परेचर है वो रेगुलरली लेते रहना चाहिए इंटरवल से। हेल्प द पेशेंट इन एक्टिव, पेशेंट को एक्टिव खुद के द्वारा पैसिव सहायता से करवाने एक्सरसाइज में हेल्प करनी चाहिए। इंक्रीज द नॉलेज, और पेशेंट का नॉलेज बढ़ाएं, कैसे, प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, मेंटल सपोर्ट दे, रिमूव एंजाइटी, पेशेंट के साथ एक्सप्लेन करें प्रोसीजर, कोई अपन कंडीशन उसके साथ एक्सरसाइज, ताकि उसकी जो एंजाइटी है, तनाव है, वो दूर हो। फियर रिलेटेड ट्रीटमेंट इज, फियर है तो एंटी एंजाइटी ड्रग दें, अगर एक्सेसिव है तो गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये था आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने क्या पढ़ा कि जो थायराइड ग्लैंड का है उसका सिक्रेशन कम होने लगता है थायराइड हार्मोन का, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर एडल्ट में बोलेंगे तो मैक्सिडिमा बोलेंगे, और बच्चों में होगा तो इसको क्रिटिनिज्म बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ, इसमें क्या होता है, सिम्टम ऑफ ग्रुप ऑफ सारे ऑर्गन के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, बॉडी के हर सिस्टम के सिम्टम आ रहे हैं। और इसका जो मैनेजमेंट क्या होता है, लिवोथायरेक्सिन है, लिवोथायरोडियम है, वो क्या लंबे समय तक लेनी पड़ती है, तब जाके इसका लेवल है जो नॉर्मल होता है, ठीक है। ये था आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी के अंदर क्या है कि कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम, जेनेटिक है, हेरिडिटी प्रॉब्लम, उनकी वजह से प्राइमरी में कोई अगर अदर डिजीज कॉज कर रही है हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे ट्यूमर है, हाशिमोटो है, इम्यून सिस्टम है, ये कॉज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेकेंडरी। और टर्सरी के अंदर क्या हो रहा है कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से होगा टर्सरी। डायग्नोस्टिक वाले से सिटी स्कैन करते हैं, टीएफटी करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, ये सारे हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट है, इसमें मेन एम रखता है कि आपको रेगुलरली मॉनिटर करने वाइटल साइन की, वाइटल साइन के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, कम ज़्यादा तो नहीं, अगर अबनॉर्मलिटी है तो फिजिशियन को बताएं। अब इसमें मेन प्रायोरिटी क्या रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है और कोल्ड इंटॉलरेंस है, ये दो है जो मेन प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, उनमें मेन ऑफ प्रायोरिटी यही पूछते हैं, अगर
फिजियोलॉजिकल नीड क्या है पेशेंट की, यहाँ पे क्या है उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो अपन क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। और सेकंड प्रायोरिटी के अंदर अपन क्या रखेंगे कि उसको कोल्ड टॉलरेंस इंटॉलरेंस से बचाएंगे, टॉलरेंस की वो सहन कर सके, उसको ब्लैंकेट वगैरह देंगे जिससे वो क्या करेगा, पेशेंट है वो ठंड को बर्दाश्त कर सके। ये था आपका हाइपोथायरॉयडिज्म।